नमस्कार, मेरा नाम मंजू है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और करंटली तुलसी हेल्थ केयर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली एक मेंटल इलनेस है या हम इसको एक मूड डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के मूड, एनर्जी लेवल और जो उनकी डेली फंक्शन करने की एबिलिटी है वो अफेक्टेड हो जाती है या उसमें चेंजेस देखे जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में जैसा कि हमने कहा कि उनकी रोज़मर्रा की जो काम करने की एबिलिटी है उसमें बदलाव देखे जाते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। यूजुअली जितनी एनर्जी पर्सन में देखी जाती है उससे जो उनका एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है। सिमिलरली उनका मूड बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा उदास देखा जाता है। इस तरह के सिम्टम्स बाइपोलर डिसऑर्डर में देखे जाते हैं और नेशनल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग हर 150 में से किसी एक व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर है और आश्चर्य की बात यह है कि उसमें से लगभग 70% लोगों को ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता है, बिकॉज़ लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी होती है और बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत हद तक सिम्टम्स जो पेशेंट है उसको पहचान पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और साथ में क्योंकि फैमिली इज़ नॉट अवेयर या जो अवेयरनेस की कमी है उसकी वजह से भी लोगों को इसके बारे में नहीं पता चल पाता है, जो एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में जो किसी व्यक्ति के मन में जो उतार चढ़ाव आते हैं या हम ये कहें कि जो मन में तेज़ी आती है या जो उदासी आती है, वो नॉर्मली जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हम खुश हैं या हम उदास हैं, उससे काफ़ी अलग होते हैं। और आम तौर पर देखा जाता है कि जब एक पेशेंट तेज़ी में है तो फैमिली या फ्रेंड्स उसको अच्छे से पहचान सकते हैं या कहीं ना कहीं उनको फ़ील होता है कि ये एक पेशेंट का नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा है। बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मूड में तेज़ी या उदासी आती है या हम कहें कि जो मूड स्विंग्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वो डे टू डे या जो आम तौर पर हम एक्सपीरियंस करते हैं उससे अलग होते हैं। बात करते हैं मूड में आने वाली तेज़ी की, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में जिसको हम तेज़ी बोलते हैं या हम उसको मेनिया कहते हैं, मेनिया में स्पेसिफिकली कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें व्यक्ति का जो मन है वो बहुत खुश होता है, जिसको हम एलिवेटेड मूड बोल देते हैं। इरिटेबिलिटी देखी जाती है, उनकी जो कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड होती है और वो किसी एक काम पे स्पेसिफिकली ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत नए नए प्लान्स बनाएंगे, उनके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट प्लान्स और आइडियाज़ होंगे, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं एकदम से, जो आमतौर पे जो उनका बिहेवियर अभी तक का रहा है देखा जाए तो उससे अलग होता है। इसके उलट अगर हम डिप्रेशन की बात करें या हम उदासी की बात करें, तो डिप्रेशन में देखा जाता है कि एक पर्सन का जो मूड है वो उदास है, एनर्जी लेवल जो मेनिया के अपोजिट काफ़ी कम हो जाती है और जिन कामों में उनको पहले करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, अचानक से उन कामों में उनको मज़ा आना बंद हो जाता है और वो उन चीज़ों से कट ऑफ कर लेते हैं। इन सिम्टम्स के साथ व्यक्ति में होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में डेथ विशेस भी होती हैं और सीवियर केसेस में जहाँ पे पेशेंट को डिप्रेशन है, वहाँ पे बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं या उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्लान करने लगते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह की उदासी या जो तेज़ी के सिम्टम्स हैं वो तो आमतौर पर लोगों में होते ही हैं सिचुएशनली, लेकिन इसके उलट बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मेनिया का फेज़ है उसके सिम्टम्स की जो हमने बात की वो कम से कम 7 दिन तक रहने चाहिए, कि 7 दिन तक जो है पर्सन का मूड बहुत ज़्यादा खुश है जिसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। बात करें कि नए नए प्लान्स बन रहे हैं, साथ में एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, सोने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, ना सोकर भी इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, तो इस तरह के सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम्स जो है कम से कम 7 दिन तक प्रेजेंट होने चाहिए। इसके उलट डिप्रेशन के सिम्टम्स की जब हमने बात की तो ये सिम्टम्स कम से कम 15 डेज तक या हम कहें कम से कम 15 दिन तक होने चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्सन को डिप्रेशन है। आमतौर पर मेनिया और डिप्रेशन के जो ये सिम्टम्स हैं
ये ज़रूरी नहीं है कि मेनिया के बाद डायरेक्टली डिप्रेशन का फेज़ आएगा। ऐसा भी देखा जाता है कि हर साल या कुछ महीनों के बाद मेनिया के इनिशियली कई सिम्टम्स होते हैं लेकिन डिप्रेशन का सिम्टम नहीं देखा जाता है, या कुछ लोगों में शुरुआत डिप्रेशन से होती है और बाद में मेनिया का एपिसोड डिफरेंटली आ सकता है। बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर कब होता है, लाइफ के किस फेज में होता है। आइडियली बाइपोलर डिसऑर्डर जो है लाइफ के किसी भी फेज में हो सकता है, या फिर ये कहें कि किसी भी एज में हो सकता है। हाउएवर जो ऑनसेट की एज है वो नॉर्मली लेट एडोलेसेंस या फिर अर्ली अडल्टहुड, या आम भाषा में कहा जाए तो टीन एज में इसकी शुरुआत हो जाती है, हालांकि ये किसी भी एज में हो सकता है। अब बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट देखा जाए तो काफ़ी क्रूशियल होता है। पेशेंट जब मेनिक फेज में होता है स्पेसिफिकली उस टाइम पे डॉक्टर्स जो हैं वो मूड स्टेबलाइजर्स की हेल्प लेते हैं, जिससे कि मूड ज़्यादा तेज़ी में ना हो या उदासी में ना हो। एक तरह से मूड को स्टेबलाइज करना है एक स्ट्रेट लाइन पे। फॉर एग्जांपल मूड आपका स्टेबलाइज है तो तेजी से बेसिकली मेडिसिन की हेल्प से आपके जो मूड को एक नॉर्मल रेंज में लाया जाता है। डिप्रेसिव फेज में बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। बहुत बार डिप्रेसिव फेज में अगर हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं दवाइयाँ उनकी हेल्प लेते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि पेशेंट का मेनिया का एपिसोड जो है वो स्विच हो जाए। यस, डॉक्टर्स उसको बहुत ही थॉटफुली अपना ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। मेनिया के केस में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज द मेडिकेशन, और डिप्रेशन के केस में साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग दोनों ही काम आते हैं। साइकोथेरेपी की अगर हम बात करें तो बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर में साइको एजुकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जो स्पेसिफिकली पेशेंट को साइको एजुकेट किया जाता है, साथ में उनकी फैमिली को भी समझाया जाता है कि किस तरह की बीमारी है और इससे कैसे हम लोगों को एज अ टीम इंक्लूडिंग फैमिली एंड डॉक्टर्स इस सिचुएशन से डील करना है। इसके साथ ही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो मेजरली डिप्रेशन में बहुत ही एविडेंस बेस्ड जो कि ट्रीटमेंट है, इसके अलावा इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी की हेल्प ली जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जो सब्सटेंस अब्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। उसका रीज़न ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में आप चाहें उसको मेनिया का फेस कहें या डिप्रेशन का फेस कहें, एसोसिएटेड एंजाइटी भी देखी जाती है, और कहीं ना कहीं बाइपोलर में जो डिप्रेशन का जो लो मूड के सिम्टम्स हैं या फिर जो उस फेस में होने वाली उदासी कहें आप, या किसी चीज़ पे ध्यान ना लगा पाना, कंसंट्रेशन ना हो पाना, दिमाग में रेसिंग थॉट्स आना, यानी कि एक के बाद एक थॉट्स आ रहे हैं और आप किसी एक थॉट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स से डील करने के लिए काफ़ी लोग सब्सटेंस का सहारा लेते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कम होने की बजाय बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो हुआ कि एक प्रॉब्लम जो है बाइपोलर डिसऑर्डर शुरू होने के बाद लोग सब्सटेंस का सहारा लेते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि सब्सटेंस जो है वो पहले किसी ने लेना शुरू किया, वो पहले से ही एडिक्टेड है टू सर्टेन ड्रग्स, और उससे जो सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर है ड्यू टू सब्सटेंसेस भी इस तरह के एपिसोड्स स्विच हो जाते हैं, और ऐसे में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस पेशेंट को मेनिया, डिप्रेशन या फिर कहें कि बाइपोलर है या वो एक एडिक्शन का ट्रीटमेंट वहाँ पे ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही डिटेल्ड में पेशेंट का हिस्ट्री जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तभी हम आगे ट्रीटमेंट के साथ प्रोसीड कर पाते हैं, विच एक्चुअली टेक्स टाइम। आशा करते हैं इस वीडियो में दी हुई जानकारी से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस नहीं है वो इसके बारे में जान सकें और एक सही समय पर इसका ट्रीटमेंट ले सके, जिससे हम उनकी फ्यूचर लाइफ को और हेल्दी बना सकते हैं और ट्रीटमेंट के साथ उनकी लाइफ मैनेजेबल हो सकती है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।